हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। और आज मैं आपके लिए इंग्लिश का क्वेश्चन वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन वीडियो को। और इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और आप आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने सही हुए। पहला क्वेश्चन है हमारा, When young learners seem to lose interest in a lesson, the teacher should, यानी कि अगर आप देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो आप कोई लेसन पढ़ा रहे हो और उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, तो एज अ टीचर आपको क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है टेल अ स्टोरी और कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, या कि आप एक स्टोरी सुनाएं, उन्हें स्टोरी के फॉर्म में सुनाएं, या फिर आप एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी कराएं। सेकेंड ऑप्शन है आस्क देम टू सिट क्वाइटली फॉर सम टाइम, यानी बच्चों से कहें कि चुपचाप से बैठो आप लोग थोड़ी देर के लिए। थर्ड ऑप्शन है अलाउ देम टू गो आउट एंड प्ले, यानी उनको बाहर खेलने के लिए भेज दें। फोर्थ है आस्क देम टू स्लीप फॉर अ वाइल, यानी उनको बोले कि थोड़ी देर आप लोग सो जाओ। तो एज अ टीचर आपको क्या करना चाहिए, देखिए। फोर्थ ऑप्शन है कि आस्क देम टू स्लीप फॉर अ वाइल, जी नहीं, हम अगर हम सोने के लिए बोल देंगे तो ऐसा नहीं है कि बच्चों को इंटरेस्ट आने लगेगा ना उस लेसन में नेक्स्ट टाइम जब हम पढ़ाएंगे। थर्ड है अलाउ देम टू गो आउट द प्ले, बिल्कुल भी नहीं है, अभी प्ले का टाइम नहीं है ना। आपका मोटिव है वहाँ पे कि लेसन आपको पढ़ाना है, तो आप किस तरह से उसे पढ़ाओ कि बच्चों को समझ में आए। तो आस्क देम टू सिट क्वाइटली सम टाइम, चुप रहने के लिए नहीं। सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो है फर्स्ट, टेल अ स्टोरी और कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, यानी कि आप उस लेसन में कुछ स्टोरी सुनाओ उनको ताकि उनका इंटरेस्ट आए। एक्टिविटी कराओ, एक्टिविटी के द्वारा भी आप उनको समझा सकते हो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, The Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 has included all-round development of the child as one of the aim of education because, तो आप ये आपको पता है कि 2009 में ये हमारा एक्ट आया कि जिसमें बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी चाहिए 6 से 14 साल के बच्चों को। तो वो उसमें कहा है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एज वन ऑफ द एम ऑफ एजुकेशन, यानी बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ऐसा क्यों है, क्यों कहा गया कि ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। पहला ऑप्शन है इट नर्चर्स द फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि इससे क्या होता है बच्चे का फिजिकल, मेंटल और इमोशनल तीनों तरह का जो एस्पेक्ट है वो अच्छी तरह से उसकी मतलब प्रोग्रेस होती है, उसका विकास होता है। या सेकेंड, इट एंश्योर दैट एवरी चाइल्ड इज़ अ पार्ट ऑफ अ वर्क फोर्स, यानी ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे जो हर एक बच्चा जो आगे चल के उसको काम करना है वो पार्ट है वर्क फोर्स का, इस वजह से। या थर्ड, एवरी चाइल्ड ग्रो रैपिडली बिटवीन 6 to 14 ईयर, यानी कि हर एक बच्चा जो होता है वो 6 से 14 साल के बीच में बहुत तेज़ी से उसका विकास होता है, इसलिए। या फोर्थ, प्रॉपर हेल्थ केयर इज़ एसेंशियल, यानी प्रॉपर हेल्थ केयर ज़रूरी है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है इसका। आई होप आप सबने सही आंसर लगाया। और इसका जो राइट आंसर है वो है इट नर्चर्स द फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि ऑल राउंड डेवलपमेंट का मतलब वही होता है कि बच्चे का संपूर्ण विकास हो, चाहे वो फिजिकली क्योंकि एक्टिविटी कराई जाए, फिजिकल हो, मेंटल पढ़ाई पे ध्यान दिया जाए, इमोशनल यानी कि उसके बिहेवियर को भी देखा जाए कैसा है। तो इसलिए वहाँ पे दिया गया कि हर एक बच्चे का इतना डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके, इसलिए वहाँ पे इस एक्ट में बोला गया है कि फ्री बच्चे को पढ़ाई करानी है। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंस ऑफ नॉन फॉर्मल लर्निंग, यानी इनमें से कौन सी लर्निंग जो है वो नॉन फॉर्मल लर्निंग है। तो पहला ऑप्शन है हमारा चिल्ड्रन लर्निंग टू कुक फ्रॉम देयर पेरेंट्स। सेकेंड है चिल्ड्रन लर्निंग अ न्यू गेम फ्रॉम फ्रेंड्स। थर्ड है चिल्ड्रन लर्निंग थ्रू करस्पॉन्डेंस लेसन।
या फोर्थ, चिल्ड्रन लर्निंग टू ड्रॉ फ्रॉम देयर आर्ट टीचर। देखिए इसमें जो कीवर्ड है वो है नॉन फॉर्मल लर्निंग। यानी नॉन फॉर्मल लर्निंग क्या होती है, जिसमें किसी तरह की फॉर्मेलिटी ना हो, किसी तरह का प्रेशर ना हो, वो नॉन फॉर्मल लर्निंग होती है ना। हम बिल्कुल बेहिचक आसानी से अपने अच्छे से मूड में, किसी प्रेशर में काम ना करें। तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन है कि चिल्ड्रन लर्निंग टू कुक फ्रॉम देयर पेरेंट्स, यानी जब हम अपने माता पिता से खाना बनाना सीख रहे हैं तो भी मम्मी पापा तो बोलते, मम्मी सिखाएंगे तो बोलेंगे ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, ये करो, इसका ध्यान दो, तो ये तो नॉन फॉर्मल नहीं रहेगा। थर्ड ऑप्शन है कि चिल्ड्रन लर्निंग थ्रू करस्पॉन्डेंस लेसन, यानी अगर हम लेसन से सीख रहे हैं कुछ चीज़ तो हमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखने पड़ेंगे, सारे नियम रूल्स रेगुलेशन ध्यान रखने पड़ेंगे, ये भी नॉन फॉर्मल नहीं होगा। फोर्थ होगा चिल्ड्रन लर्निंग टू ड्रॉ फ्रॉम देयर आर्ट टीचर, यानी कि अगर आर्ट टीचर से वो पेंटिंग बनाना सीख रहा है तो टीचर भी आपको सारे नियम बताते हैं कि कहाँ पे आपको कैसा कलर यूज़ करना है, किस चीज़ में क्या ध्यान देना है। तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसका वो सेकंड है कि चिल्ड्रन लर्निंग अ न्यू गेम फ्रॉम फ्रेंड्स। जब हम फ्रेंड्स के साथ गेम सीखते तो हम कितनी, कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, एकदम ईजीली बहुत हैप्पीली सीखते हैं, है ना, जैसे हमारी मर्जी होती है वैसे सीखते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सेकंड होगा कि चिल्ड्रन लर्निंग अ न्यू गेम फ्रॉम फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लैंग्वेज टीचर एज अ फैसिलिटेटर इज, यानी कि आप एक फैसिलिटेटर की तरह काम कर रहे हैं। फैसिलिटेटर मतलब कि आप किसी को किस फैसिलिटेट कर रहे हैं, यानी उसमें कुछ, उसको कुछ चीज़ सिखा रहे हैं, ठीक है, तो विकास कर रहे हैं किसी चीज़ का। तो आप की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी एज अ टीचर। फर्स्ट ऑप्शन है टू क्रिएट अ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द लर्नर टू यूज़ द लैंग्वेज मीनिंगफुली, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस बच्चे को अपॉर्चुनिटी, मौके दो कि वो उस लैंग्वेज को मीनिंगफुली यूज़ कर सके। यानी कोई भी लैंग्वेज अगर वो सीख रहा है, जैसे यहाँ इंग्लिश सीख रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे मौके दो कि वो इंग्लिश बोल पाए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसे सीख पाए। सेकेंड है टू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड मेक द लर्नर लिसन टू इट, यानी आप लर्नर को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दो और उसको बोलो कि ध्यान से सुनो। या थर्ड, टू स्ट्रिक्टली कंट्रोल द क्लास एंड कवर द सिलेबस इन क्विक टाइम, यानी क्लास पे स्ट्रिक्ट रहो, स्ट्रिक्टली कंट्रोल करो और जल्दी से जल्दी सिलेबस को कंप्लीट कराओ। या फोर्थ, टू रीड द लेसन अलाउड एंड प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन फॉर ईच लाइन, यानी आप लेसन को बहुत तेज जोर से पढ़ो ताकि सबको सुनाई दे और अच्छे से एक एक लाइन को एक्सप्लेन करो। तो क्या होगा इसका सही आंसर, देखिए सेकंड और थर्ड तो कट जाएगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली तो आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कराना आपका फ़र्ज़ नहीं होता, सबको समझ में आए आपकी बात, ये ज़रूरी है। सेकंड है कि टू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड मेक द लर्नर लिसन टू इट, यानी बहुत सारी जानकारी दे दो और बच्चे उसे सुने। सिर्फ सुनना नहीं है ना, हमें, हमारा फ़र्ज़ है कि बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये दो ऑप्शन तो कट गए। फर्स्ट और फोर्थ में अगर हम देखें तो हम फैसिलिटेटर का काम कैसे करेंगे कि हम बच्चे को जब पूरी तरह से मौका देंगे। अगर हम सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे को हमारा एक्सप्लेनेशन समझ में आया कि नहीं, जब हम उसे मौका देंगे उस चीज़ को यूज़ करने का। तो अगर हम लैंग्वेज सिखा रहे हैं, हम उसको पूरा मौका दे रहे हैं कि वो बोले ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात को उस भाषा में, ताकि हमें पता चले वो कितना सीखा है, कहाँ गलतियाँ करे, उसको खुद पता चले, तो वो हमारा मेन जो काम होगा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर वो होगा टू क्रिएट अ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द लर्नर टू यूज द लैंग्वेज मीनिंगफुल, यानी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर अ स्टोरी टेलिंग सेशन द लर्नर आर आस्क्ड टू चेंज द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, दिस विल हेल्प द लर्नर्स, यानी आपने एक स्टोरी सुनाई बच्चों को और जब स्टोरी फिनिश हो गई तो लास्ट में आपने बोला कि बच्चों से आप बोलते हो कि आप इस स्टोरी की कोई और एंडिंग बताओ, जो हमने एंडिंग बताई है उसके अलावा कोई और एंडिंग सोच के बताओ कि क्या हो सकता था इसका एंड। तो ये किस चीज़ में हेल्प करेगी, पहला है अंडरस्टैंड ग्रामर बेटर, यानी ग्रामर को अच्छे से समझने में। सेकंड है डेवलप लाइब्रेरी रेफरेंस स्किल, यानी लाइब्रेरी रेफरेंस स्किल्स को डेवलप करने में। थर्ड है एवल्यूट द टीचर्स ओरिजिनलिटी, टीचर की ओरिजिनलिटी को डेवलप मूल्यांकन करने में। या फोर्थ बिकम इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव, यानी इमेजिनेटिव और क्रिएटिव बनने में, यानी कि सोचने वाला, इमेजिन करने वाला बनाने में। तो देखिए
आप अपने बच्चों को या आप एज अ स्टूडेंट, अगर आपके टीचर आपको बोलती है कि मैंने आपको स्टोरी सुनाई, इसमें ऐसा हुआ, तो आप सोच के बताओ कि इसके अलावा क्या हो सकता था इसका एंड। तो सीधा सीधा सा बहुत सिंपल सा आंसर है कि हम बच्चों को इमेजिन करने के लिए बोल रहे हैं, क्रिएटिव बना रहे हैं कि वो खुद से क्रिएट करें कि हाँ इसका एंड ये हो सकता था। जैसे राजा रानी की कहानी है, ठीक है, लास्ट में कुछ हुआ तो आप बोल सकते थे उसमें ऐसा होना चाहिए था। तो वो हमारा जो मकसद है वहाँ पे बच्चों को इमेजिनेटिव और क्रिएटिव बनाना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फोर्थ, बिकम इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, young learner will enjoy a play included in the text book when they, यानी कि यंग लर्नर है, अगर हम उनको एक टेक्स्ट बुक में उनके प्ले है उसको बताते हैं तो वो उसे इंजॉय करेंगे। कब इंजॉय करेंगे? अगर हम, फर्स्ट ऑप्शन है लिसन टू द टीचर रीडिंग द प्ले, यानी कि टीचर उस प्ले को रीड कर रही है और बच्चे सुन रहे हैं तो एंजॉय करेंगे। या सेकंड, एनैक्ट द प्ले, यानी प्ले को एक्ट करेंगे, यानी उनको मौका दिया जाए उस प्ले को करने का। या थर्ड, गेट डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट द प्ले फ्रॉम द टीचर, यानी कि उस प्ले की पूरी डिटेल जो है वो टीचर एक्सप्लेन करे कि उसमें क्या क्या हुआ। या फोर्थ, रीड द प्ले साइलेंटली, या हम शांत बैठे बच्चे और टीचर जो है वो प्ले को उन्हें सुनाए। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि अगर हम बच्चे को, देखो साइलेंट बैठे ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। दूसरी बात है कि एक्सप्लेन करें डिटेल में बच्चों को, ये अच्छा है। लिसन टू टीचर रीड द प्ले, तो फर्स्ट और फोर्थ तो बिल्कुल गलत हो जाएगा कि बस बच्चे सुन रहे हैं और टीचर पढ़ रही है। सेकेंड और थर्ड में अगर हम बात करें तो कोई भी हम पाठ अगर पढ़ते हैं तो हमें वो तब अच्छा लगता है कि जब हम बच्चे, छोटे बच्चे हैं उनको तब अच्छा लगेगा जब हम उन्हें एक्टिविटी कराएं। उनको अगर हम कोई पाठ पढ़ा रहे हैं उसमें हम उनको वो कैरेक्टर दे दें, हर एक बच्चे को उनसे प्ले कराएं कि आप सीता हो, आप राम हो, आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, है ना। तो वो उनको इन्जॉय होता है क्योंकि वो उन्हें पढ़ाई जैसा नहीं लगता है, एक्टिविटी लगती है, खेल जैसा लगता है। तो तब वो क्या आता है, उनका इंटरेस्ट आता है। तो इसका जो सही आंसर होगा सेकेंड, एंड एक्ट द प्ले, यानी जब हम उनको प्ले एक्ट कराएंगे यानी उनसे करवाएंगे तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, इन्जॉय करेंगे ज़्यादा। इसका आंसर है सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी आस्क एंड आंसर क्वेश्चन टू कंप्लीट अ वर्कशीट, दिस इज, यानी कि एक स्टूडेंट ए और एक स्टूडेंट बी है, उनको हमने एक वर्कशीट दी है, वो एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं और उसको कंप्लीट कर रहे हैं वर्कशीट को। तो ये क्या है? पहला ऑप्शन है एन इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र एक्टिविटी, यानी जिसमें इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है, ऐसी एक्टिविटी है। या सेकंड, अ रोल प्ले। या थर्ड, एन इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी। या फोर्थ, अ कंट्रोल इंटरव्यू। तो देखिए ये रोल प्ले तो बिल्कुल भी नहीं है, कोई रोल प्ले नहीं हो रहा है इसमें। और कंट्रोल इंटरव्यू, कंट्रोल्ड इंटरव्यू नहीं है, आपके पास क्वेश्चन है तो आप आंसर आपको भरने हैं अपने हिसाब से, आपको आज़ादी है कि आप कैसे आंसर। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि दो लोगों के बीच में हो रही है, वो उसके आंसर भर रहा है, वो एक बंदा उसके आंसर भर रहा है, दूसरा स्टूडेंट उसके आंसर भर रहा है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र एक्टिविटी है क्योंकि इन्फॉर्मेशन का यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम रिसर्च हैज शोन दैट डेवलपिंग स्टूडेंट नेटिव लैंग्वेज स्किल लीड्स टू हायर स्कोर्स academically over the long term in English. A bilingual class would be characterized by, तो देखिए ये क्वेश्चन में बोला है कि रिसर्च से पता चला है कि अगर हम बच्चे को जो भी उसकी टारगेट लैंग्वेज है जैसे इंग्लिश सिखा रहे हैं उसके साथ में अगर हम उसकी नेटिव लैंग्वेज भी उसको यूज़ करते हैं उसकी नेटिव लैंग्वेज को, तो बच्चा जो ज़्यादा अच्छे से सीखता है और अच्छे नंबर आते हैं। तो बाइलिंगुअल क्लास वुड बी कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी बाइलिंगुअल क्लास जो होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो बाइलिंगुअल से आपको मतलब पता है, मैंने आपको बताया था बाइलिंगुअल अप्रोच क्या होती है। बाय यानी कि दो, लिंगुअल यानी लैंग्वेज जिसमें दो लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। तो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है द यूज़ ऑफ स्टूडेंट नेटिव लैंग्वेज इन द सेकेंड लैंग्वेज क्लास, यानी कि बच्चे की नेटिव लैंग्वेज का यूज़ किया जाए सेकेंड लैंग्वेज की क्लास में। सेकेंड है रिवीजन वर्क डन इन द नेटिव लैंग्वेज, यानी कि अगर हमने बच्चे को कुछ सिखाया है और उसके बाद जब हम उसका रिवीजन करा रहे तो वो हम उसकी नेटिव लैंग्वेज में कराएं। थर्ड है मोर गाइडेड ट्रांसलेशन एक्टिविटी इंडिविजुअल
कोलैबोरेशन, यानी कि हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसलेशन एक्टिविटी कराएं, चाहे अकेले इंडिविजुअली कराएं या मिलकर कराएं। फोर्थ है द रीफॉर्मुलेशन ऑफ कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर यूज इन द नेटिव लैंग्वेज, यानी कि हम पहले उन्हें टारगेट लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट्स को सिखाएं और उसके बाद फॉर्मुलेशन करें उन कॉन्सेप्ट का उसकी नेटिव लैंग्वेज में। तो इनमें चारों में से जो बाइलिंगुअल क्लास है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है मेन, वो आपको बताना है। तो सेकेंड है कि हम नेटिव लैंग्वेज में उसको रिवीजन कराएं, नहीं ये मतलब नहीं होता है बाइलिंगुअल क्लास का। और एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसलेशन एक्टिविटी कराएं, ये भी नहीं है। अगर हम फर्स्ट और फोर्थ में देखें तो हमारा जो मैंने आपको बाइलिंगुअल अप्रोच बताई थी, तो आपको बताया था कि वो अप्रोच क्या होती है कि जिसमें हम दो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, नेटिव लैंग्वेज और जो हमारी टारगेट लैंग्वेज होती है। लेकिन रेस्ट्रिक्शन होता है कि हम कम से कम नेटिव लैंग्वेज का यूज़ करें। हम तभी करते हैं जब बच्चे को हमें कोई मीनिंग सिखाना होता है। बच्चों को बिल्कुल अलाउडेड नहीं होता है उनकी नेटिव लैंग्वेज को यूज़ करना, सिर्फ टीचर ही यूज़ करती है उन्हें समझाने के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा, अब ये नहीं है कि हम हर एक फोर्थ के अकॉर्डिंग क्या है कि कॉन्सेप्ट को पहले हम टारगेट लैंग्वेज में समझा रहे हैं, फिर पूरे कॉन्सेप्ट को हम हिंदी में रीफॉर्मुलेट कर रहे हैं। नहीं, पूरे को हम बिल्कुल नहीं नेटिव लैंग्वेज में यूज़ करते, सिर्फ वो टफ मीनिंग, टफ वर्ड्स, कोई टफ सेंटेंस है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम नेटिव लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट आंसर है कि द यूज़ ऑफ स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज इन द सेकेंड लैंग्वेज क्लास, यानी नेटिव लैंग्वेज को यूज़ करना। ऐसा कोई नहीं है कि हमेशा यूज़ करना है, हर एक सेंटेंस को हमें चेंज करना है नेटिव लैंग्वेज में, हर एक कॉन्सेप्ट को, ऐसा नहीं। यूज़ करना ही जो होता है वो बाइलिंगुअल क्लास का कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हियर इज अ लिस्ट ऑफ टास्क कॉमनली इंक्लूड इन अ लैंग्वेज क्लासरूम, विच ऑफ दिस सीज चिल्ड्रन एज एक्टिव लर्नर, यानी यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए, यानी चार टास्क दिए हुए हैं जिसमें आपको ये देख के बताना है कि इनमें से कौन सा टास्क जो है वो बच्चे को एक एक्टिव लर्नर बना रहा है, यानी उसमें आपको लग रहा है कि बच्चा एक एक्टिव लर्नर की तरह कार्य कर रहा है। तो पहला ऑप्शन है हमारा, चिल्ड्रन वर्क इन ग्रुप्स टू जनरेट इंटरप्रिटेशन ऑफ अ पोएम, यानी चिल्ड्रन बच्चे जो हैं वो ग्रुप में काम कर रहे हैं और एक पोएम जो है उसका इंटरप्रिटेशन जनरेट करते हैं। इंटरप्रिटेशन यानी कि बता रहे हैं कि इस पोएम में के थ्रू क्या बताया गया है, क्या बताया जा रहा है, ये इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड है, चिल्ड्रन केयरफुली मेमोराइज करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन ऑन अ पोएम, यानी कि पोएम पे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर को याद कर रहे हैं, रट रहे हैं। या थर्ड, चिल्ड्रन राइट आंसर टू क्वेश्चन गिव एट द एंड ऑफ द पोएम, यानी पोएम के एंड में जो क्वेश्चन दिए गए उनके आंसर को लिख रहे हैं। या फोर्थ, चिल्ड्रन केयरफुली नोट डाउन आंसर फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, यानी ब्लैक बोर्ड से आंसर को राइट डाउन कर रहे हैं। तो इसमें से कौन सा है जो ये दर्शा रहा है कि बच्चा एक एक्टिव लर्नर की तरह काम कर रहा है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी बेकार है क्योंकि उसमें सीधे सीधे बस क्वेश्चन आंसर पे ध्यान दिया गया है कि बच्चे रट रहे हैं क्वेश्चन को या नोट डाउन कर रहे हैं या आंसर कर रहे हैं, तो कहीं से वो उसमें एक्टिव नहीं लग रहे। जो फर्स्ट है कि बच्चे ग्रुप में काम कर रहे हैं और उस पोएम का इंटरप्रिटेट कर रहे हैं कि उस पोएम में क्या समझाया गया है, क्या बताया गया है, तो वो जो है उसमें काफ़ी एक्टिव होके काम कर रहे हैं उस चीज़ को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग रोल प्ले इज, यानी कि अगर आप अपनी क्लास में रोल प्ले करा रहे हैं, यानी रोल प्ले मेथड जो होता है उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यानी क्या सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है हमारा कराने का उसको। तो पहला ऑप्शन है टू इवोल्यूट डायलॉग राइटिंग स्किल, यानी ये देखना कि बच्चे की डायलॉग लिखने की स्किल कैसी है, क्या उसने अच्छे डायलॉग लिखे हैं। या सेकंड, टू प्रमोट द रीडिंग हैबिट, यानी बच्चे में रीडिंग हैबिट को बढ़ावा देने के लिए। थर्ड है टू इम्प्रूव द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, यानी बच्चे की कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए, अच्छे से वो कम्युनिकेशन सीखेगा, यानी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ावा देने के लिए। या फोर्थ, टू डेवलप एक्टिंग टैलेंट, यानी बच्चे के अंदर एक्टिंग टैलेंट को डेवलप करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, बताइए। देखिए, आप अपनी क्लास में अगर इंग्लिश की क्लास है आपके, आप उसमें रोल प्ले करा रहे हैं तो आपका मकसद क्या है वहाँ पे? आपका मकसद ये थोड़ी कि बच्चे को एक्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा कराए। हमारी इंग्लिश की क्लास चल रही है, एक्टिंग क्लास थोड़ी ना चल रही है।
हमारा वो हम एक्टिविटी क्यों कराते हैं, रोल प्ले क्यों कराते हैं, ताकि बच्चे को इंटरेस्ट आए उस कार्य को सीखने में। हमारा मेन मकसद जो होता है वो होता है कि बच्चे की कम्युनिकेशन अच्छी हो सके, इंग्लिश में वो अच्छे से बात कर सके। तो जो सही आंसर होगा वो होगा थर्ड, टू इम्प्रूव द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी। ठीक है, आई होप आप लोगों ने भी सही आंसर लगाया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाइल लिसनिंग मीन्स अ स्टेज, यानी कि लिसनिंग, वाइल लिसनिंग यानी जब आप सुन रहे हैं तो वो क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट है व्हेन स्टूडेंट्स आर लिसनिंग फॉर प्लेजर, यानी कि जब बच्चे प्लेजर के लिए सुन रहे हैं, यानी कि उनको अच्छा लग रहा है, मनोरंजन के लिए सुन रहे हैं। सेकेंड, व्हेन स्टूडेंट्स आर लिसनिंग टू अ रिकॉर्डिंग ऑफ अ नेचुरल कन्वर्सेशन, यानी कि वो कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करने के लिए सुन रहे हैं। थर्ड, वेयर द स्टूडेंट अटेम्प्ट अ लिसनिंग टास्क, यानी जहाँ बच्चे लिसनिंग टास्क है उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। या फोर्थ, व्हेन अ लिसनिंग एक्टिविटी इज इंट्रोड्यूस, यानी लिसनिंग एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, यानी जो हम बच्चों को सुनाने जा रहे हैं वो हम अब इंट्रोड्यूस करेंगे। तो आपको याद होगा मैंने लिसनिंग आपको पढ़ाया था, तो बताया था कि बिफोर लिसनिंग, वाइल लिसनिंग और आफ्टर लिसनिंग। तो वाइल लिसनिंग क्या होता है कि जब हम जो बच्चे को सुनाने जाते हैं वो हम शुरुआत करते हैं, उसकी सुनाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो फोर्थ होगा, व्हेन अ लिसनिंग एक्टिविटी इज इंट्रोड्यूस, तो वो वाइल लिसनिंग होती है। बिफोर लिसनिंग क्या होता है कि हम तैयारी करते हैं कि हमें बच्चे को क्या सुनाना है, किस तरह से सुनाना है, कौन से मेथड यूज़ करने हैं। अब आफ्टर लिसनिंग होता है कि क्या हमने वो अचीव किया जो हम बच्चे को सुनाने के ज़रिए समझाना चाहते थे, हमारी एक्टिविटी सही थी कि नहीं, हमारा मेथड सही थी ना, ये जज करना। तो यहाँ पे वाइल लिसनिंग का मतलब यही होता है कि जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं, हम जब सुनाते हैं अपनी चीज़ को, तो वो वाइल लिसनिंग होती है। तो इसका आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट क्लास सेकेंड शेयरिंग स्टोरीज, familiar experiences and interest, employing gestures where appropriate is a sub skill of dash function, यानी एक सेकेंड क्लास है, आपकी क्लास सेकेंड है, उसमें बच्चे स्टोरी बता रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं, अपने इंटरेस्ट बता रहे हैं, उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये सारी वो बातें कर रहे हैं। तो वहाँ पे कौन सी स्किल है जिसका काम हो रहा है, यानी वो कौन सी स्किल है जो वहाँ पे यूज़ की जा रही है। फर्स्ट है रीडिंग, सेकंड है लिसनिंग, थर्ड है स्पीकिंग और फोर्थ है राइटिंग। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसका जो सही आंसर है वो स्पीकिंग, क्योंकि आप जब अपनी एक्सपीरियंसेस बता रहे हो, स्टोरी सुना रहे हो, इंटरेस्ट बता रहे हो, आपको क्या पसंद है नहीं पसंद है, तो आप क्या करते हैं, बोलते हो, है ना, बोल के बताते हैं। छोटे बच्चों से हम लिखवाते नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्लास सेकंड की बात करें, छोटे बच्चों से हम पूछते, बच्चों बताओ आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, स्टोरी सुनाओ, ठीक है, फैमिली एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, तो वहाँ पे हम बोलने का मौका देते हैं उनको। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो थर्ड होगा, स्पीकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर रीडिंग अ पोएम अ टीचर इन्वॉल्व द लर्नर इन ग्रुप वर्क, वन ग्रुप राइट द समरी ऑफ द पोएम, अनदर ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ टू डिपिक्ट द मेन थीम एंड येट अनदर सेट द पोएम टू म्यूजिक, दिस एक्टिविटी। यानी आप एज अ टीचर आपने एक पोएम सुनाई, उसके बाद आपने ग्रुप डिवाइड कर दिए। एक ग्रुप को आपने बोला इस पोएम की समरी लिख के बताओ, एक ग्रुप को बोला कि आप एक पिक्चर से इस पूरी पोएम को शो करो, ठीक है, एक ग्रुप को बोला आपने कि इस पोएम को म्यूज़िक दो। तो ये जो एक्टिविटी टीचर करा रही है उसका क्या मकसद है, क्या कराना चाह रही है वो। फर्स्ट है, इज़ अ शेयर वेस्ट ऑफ टाइम, यानी ये सब कराना पूरी तरह से टाइम बर्बाद करना है। सेकेंड, कैस्ट टू डाइवर्स एबिलिटी एंड इंटरेस्ट, यानी कि अलग अलग तरह की एबिलिटी और इंटरेस्ट को जगाना, क्रिएट करना है। या थर्ड इज़ एम्ड एट प्रिपेयरिंग द लर्नर्स फॉर असेसमेंट, यानी बच्चों को असेसमेंट के लिए प्रिपेयर करना, यानी उनका जो मूल्यांकन होगा, एग्ज़ाम टेस्ट होगी, उनके लिए तैयार करना। या फोर्थ, विल डिस्ट्रैक्ट द लर्नर फ्रॉम द लेसन, यानी लेसन से बच्चों के ध्यान को अलग हटाना। देखिए अब क्या है, इसमें टीचर अलग अलग तरह की एक्टिविटी करा रही है। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल गलत है कि ध्यान ही हटा देना है।
और फर्स्ट भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है कि ये पूरी तरह से वेस्ट ऑफ टाइम है, नहीं। सेकंड और थर्ड में अगर हम देखें तो हमारा मकसद एज ए टीचर हमें एक्टिविटी कराना होता है, अलग अलग तरह की एक्टिविटी यहाँ पे टीचर करा रही है। किसी को समरी लिखने के लिए बोल दिया, किसी को पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए बोल दिया है अकॉर्डिंग टू पोएम। तो वहाँ पे क्या है कि वो चाह रही है कि बच्चे अलग अलग तरह की एबिलिटी उनके अंदर डेवलप हो, अलग तरह का इंटरेस्ट जगे, क्योंकि वो बच्चों को ऑलराउंड डेवलपमेंट करना चाह रही है ना। ऐसा ना हो कि किताबी कीड़े रहें बच्चे, एक्टिव रहें, हर तरह की माइंड जो है माइंड डेवलप हो, उनका सोच क्रिएटिव हो, इमेजिनेटिव हो। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो सेकंड होगा। इसका सही आंसर की डाइवर्स एबिलिटी एंड इंटरेस्ट को वो क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आए हो। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपके कितने आंसर सही हो। और मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिए और हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जो आंसर आपको बिल्कुल गलत लग रहे हैं उनको साइड करते जाइए। बाद में जो भी दो, मोस्टली क्या होता है कि दो आंसर ही हमारे बचते हैं जिनमें हमें कन्फ्यूजन हो, तो उसमें आप ध्यान से देखिए कि कौन सा ज़्यादा सुटेबल लग रहा है आपको, कौन सा ज़्यादा फिट बैठ रहा है। तो आपका आंसर हमेशा ज़्यादातर मतलब आपका आंसर सही निकलेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो था। अब नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।